बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करें थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन। तो तीन थ्योरीज के आज हम डिस्कस करेंगे और दो थ्योरीज जो है उसकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी है कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, जिसको आज हम डिस्कस करें। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इट वुड बी जस्ट इफ पीपल आर चार्ज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू देम, कि लोग उन चीज़ों के लिए चार्ज करें जो उन्हें सर्विसेज जो हासिल कर रहे हैं उनकी कॉस्ट के बदले चार्जेस दे रहे हैं, जितनी उन चीज़ों की कॉस्ट है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल यहाँ थ्योरी के लिए यूज़ हुआ है वर्ड, और ये इस थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आगे इसके रीज़न इन्होंने दिए हुए। द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पुलिस इट्स द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड आउट ऑफ टैक्स प्रोसीड्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटर्मिन। ऐसी सर्विसेज जो आर्मी जैसे है, पुलिस है, ऐसी सर्विसेज जो काम कर रही हैं लेकिन एग्जैक्टली इनकी कॉस्ट जो है वो मुहैया नहीं हो सकती, एग्जैक्ट कॉस्ट इनकी जो मुहैया नहीं हो सकती, तो इन चीज़ों के लिए लोगों से कैसे चार्जेस ले जाएं। और इसके एक मेन रीज़न ये भी है कि जो पर्सन यूज़ नहीं कर रहा डायरेक्टली आर्मी फोर्सेस, अब तो हमारी पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन यूज़ नहीं कर रहा, तो वो उसकी जो है कॉस्ट देने के लिए भी इतना ज़्यादा एग्री नहीं होगा या ज़्यादा कॉस्ट देने के लिए भी एग्री नहीं होगा। इस तरह पुलिस है, जब तक कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा, जो हम दूसरे लोग हैं, पुलिस का महकमा सबके लिए है। अब उन्हें पे सब, अब जो लोग जाएंगे जिनको पुलिस से कोई काम पड़ा है, जिनका कोई केस पुलिस के अंडर गया है, वो लोग तो टैक्स पे करने के लिए एग्री हो जाएंगे, लेकिन जो लोग घरों में बैठे हैं वो लोग इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पुलिस से कोई काम नहीं पड़ा। तो इस तरह ये थोड़े से क्लैशेस हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बदले जिन पे कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी लागू हो सकती है, जैसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है अगर हर जगह पे, तो उसकी कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड किया जा सकता है। फिर रेलवे और पोस्टल सर्विसेज, इनकी जो सर्विसेज हैं इनकी अगर प्रोवाइड होती हैं तो इनकी कॉस्ट में जो टैक्स है वो इंक्लूड किया जा सकता है। उससे नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, citizens should be asked to pay taxes in proportion to the benefits they received from the services rendered by the government. पहली थ्योरी थी उसमें कॉस्ट के अकॉर्डिंग चार्जेस ले जाएं, कॉस्ट में इंक्लूड हो चार्जेस, कॉस्ट के अकॉर्डिंग चार्जेस लिए जाएं। दूसरी है जितना पर्सन बेनिफिट ले रहा है उसके बदले उतना वो चार्ज कर दे गवर्नमेंट को, जितना गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है उससे जितना बेनिफिट ले उतना गवर्नमेंट को वो चार्ज कर दे। दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द assumption दैट देयर इज एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। एक्सचेंज रिलेशनशिप कैसे है? गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, उसके बदले पैसे ले रही है, तो ऐसे बेनिफिट एक्सचेंज रिलेशनशिप हो कि गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट है वो आपसे मनी ले ले और आप लोगों को बेनिफिट दे दे। The government gives some benefits on the taxpayers by performing various services on providing them what are called social goods. तो यहाँ पे इन्होंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिए टैक्स पेयर से कैसे ले, जो सोशल गुड्स प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू। इन एक्सचेंज फॉर दीज बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ये सेम वही बातें इन्होंने रिपीट की हुई हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स दे इन फॉर्म में, सोशल गुड्स की फॉर्म में, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे टैक्स ले ले। Further, according to this theory, equity or fairness in taxation demands that an individual should be asked to pay and tax in proportion to the benefits. इक्विटी और फेयरनेस भी आ जाती है कि बराबरी होगी, कि जितना कोई बेनिफिट ले रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, फेयर बात है, जायज़ बात है ये कि जो बेनिफिट ले रहा है वो टैक्स पे कर दे, जो ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है वो ज़्यादा टैक्स पे कर दे, जो कम बेनिफिट ले रहा है वो कम टैक्स पे कर दे। तो ये बहुत फेयर और इक्विटी। For instance, how much benefit an individual taxpayer derives from providing for national defense and education, maintaining law and order by the government cannot be measured. कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो मेजर नहीं हो सकते, जैसे एजुकेशन, डिफेंस और लॉ ऑर्डर को मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, ये बेनिफिट्स हम मेजर नहीं कर सकते कि कोई कितना बेनिफिट ले रहा है उससे उतना टैक्स चार्ज कर लिया जाए। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन कॉमन इनविजिबल बेनिफिट्स। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते, तो हम उनके लिए टैक्स पे करना मुनासिब नहीं समझेंगे। एक और ड्रॉबैक यूज़ किया हुआ है कि ये नोशन के ख़िलाफ़ है कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए टैक्स लिया जाए, जबकि ये नोशन था, इसका एम था, प्रिंसिपल था टैक्सेशन का कि जनरल पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए जाने चाहिए। टैक्सेस हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए होने चाहिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर बेनिफिट के बदले हम टैक्स दे रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हो जाएगा। जैसे हम रोड के लिए टैक्स दे रहे हैं तो वो रोड के लिए स्पेसिफिक उसी पर्पज़ के लिए हो जाएगा। तो जो टैक्सेस हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए होने चाहिए। उससे नेक्स्ट है
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करेगी, तो लोग देना मुनासिब नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे पार्क्स बनेंगे, इन्वायरमेंट होगी, पीसफुल के काम, पीस के कामों के लिए अगर गवर्नमेंट खर्च करेगा, ये सारी चीज़ें जिनसे हम बेनिफिट लेते हैं, लेकिन हमें अगर उनके लिए टैक्स पे करने को बोला जाए तो हम उनके लिए एग्री नहीं होंगे टैक्स पे करने के लिए। सॉरी, यहीं पे थे। अच्छा, ये फ्रीडम के लिए भी हम टैक्स पे करना मुनासिब नहीं समझेंगे, लेकिन हमें यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट इसके लिए हमारे एक्सपेंडिचर लगाती है, लेकिन हम उसके लिए टैक्स पे करना अपना हक नहीं समझते हैं। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बताई हुई हैं जहाँ पे ये बेनिफिट जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। कहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि दस बेनिफिट प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द कलेक्शन ऑफ रोड टैक्स फ्रॉम व्हीकल ऑनर्स। जो व्हीकल ऑनर्स हैं उनसे रोड टैक्स ले लिया जाए, जो गाड़ियों चला रहे हैं उनसे रोड टैक्स उनसे ले लिया जाए, रोड पे काम करवाया जाए या रोड पे काम करवाया जाए। तो इस तरह कुछ चीज़ें जगह हैं जहाँ पे ये अप्लाई होता है। अप्लाई टू सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स, जैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं 1122 के, उनकी कॉस्ट के लिए। अब उनकी कॉस्ट के लिए यहाँ पे ये भी इशूज़ हैं कि लोग उसको एग्री नहीं करते हैं सम टाइम, और कुछ लोग उसके लिए पे करने के लिए एग्री नहीं होते हैं। जो बेनिफिट है दिख भी रहा है, लेकिन लोग उसके लिए पे करने के लिए एग्री नहीं होते बहुत सारे टाइम। At best, this benefit principle can provide a partial solution to the problem of fairness and in taxation. कि जितना कोई बेनिफिट ले रहा है उतना उसे वो पे कर दे, तो ये फेयरनेस आ जाती है टैक्सेशन में। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। इसका सबसे एडवांटेज डिस्कस किया हुआ है कि इसको रिलेशन ये शो करता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान। जैसे कि गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स ले रही है, रेवेन्यू ले रही है और एक्सपेंडिचर लगा रही है, वही बेनिफिट आप लोगों को दे रही है, तो डायरेक्ट कोरिलेशन बन जाता है आपका। डायरेक्ट के बेनिफिट ले रहे हैं, उसके बदले पैसे दे रहे हैं, तो बेनिफिट किस चीज़ का ले रहे हैं? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगा के आप लोगों को सोशल गुड प्रोवाइड कर रही है, और रेवेन्यू किस तरह दे रहे हैं? टैक्स के फॉर्म में। It approximates market behavior in the allocation procedure of the public sector. मार्केट बिहेवियर को कैसे अप्रोक्सीमेट करती है, कौन सी चीज़ जो है जिससे लोग ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं उसके लिए वो ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए एग्री है, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करे। मार्केट बिहेवियर को जज करता है कि किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट उनकी सप्लाई भी ज़्यादा कर दे। तो ये मार्केट बिहेवियर को जज करके गवर्नमेंट को गाइड करती है कि वो किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और चीज़ों के लिए ज़्यादा खर्च होना चाहिए। फिर डिसएडवांटेजेस कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हुए। इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर देती हैं। जैसे हमने पहले रीड किया था कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटेंसिटी भी उनकी इंक्रीज़ होती है, एक्सपेंडिचर्स में हमने रीड किया था, और इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो अगर जो बेनिफिट जितना बेनिफिट हो उतना ही पे कर दिया जाए तो सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, एक्सटेंसिटी स्कोप जो गवर्नमेंट का इंक्रीज नहीं होगा, वो ज़्यादा ब्रांचेस पे या ज़्यादा जगहों पे पैसे नहीं खर्च कर सके, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिटेड हो जाएंगी। गवर्नमेंट कैन नीदर सपोर्ट द पुअर नॉर टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। फिर गवर्नमेंट का सिर्फ उतने ही पैसे होंगे जितना उन्होंने बेनिफिट दिया है, उतने पैसे ले ले और उन्हीं चीज़ों पे लगा दे। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे वो पुअर्स के लिए स्कीम बनाए या कुछ ऐसे स्टेप ले जिससे वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। एप्लीकेबल ओनली व्हेन बेनिफिशरीज कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, फॉर मोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट पब्लिक सर्विसेज। बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज ऐसे हैं जहाँ पे जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट नज़र नहीं आता आप लोगों को। Taxation in accordance with the benefit principle would leave distribution of real income unchanged. अब देखें रियल इनकम जो है वो चेंज, मतलब रियल इनकम जो एबिलिटी है आप लोगों की इनकम की परचेज करने की एबिलिटी है वो अनचेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पुअर के लिए स्टेप नहीं ले सकेगी, इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर सकेगी, तो जो रियल इनकम है वो अनचेंज रहेगी। जो पुअर हैं वो पुअर ही रहेंगे और उनकी एबिलिटी टू परचेज कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। पब्लिक कॉलेज ट्यूशन only paid by the people who attend public colleges, national park admission fees only paid by the people who visited public parks, fuel taxes only paid by the people who purchase fuel। ऐसी चीज़ें हैं, ये सिर्फ वही लोग पे करते हैं जो यूज़ करते हैं। ये बेनिफिट थ्योरी में आ जाता है। उससे नेक्स्ट हो गया एबिलिटी टू पे थ्योरी। द एबिलिटी टू पे इज अनदर क्राइटेरियन ऑफ इक्विटी और फेयरनेस इन टैक्सेशन। जैसे बेनिफिट थ्योरी थी, जितना कोई ले रहा है उतना वो पे कर रहा है, इस तरह ये भी एक फेयरनेस की ही टैक्सेशन थ्योरी है।
एबिलिटी टू पे थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर पर्सन उतना पे करे जितनी उसकी एबिलिटी है. Every individual should be asked to pay according to their ability to pay. The rich have greater ability to pay, therefore they should pay more tax to the government than the poor. कि जितनी किसी की एबिलिटी है वो उतना पे कर दे. Essentially, the ability to pay approach to fairness in taxation requires that burden of tax falling on the various persons should be the same. बर्डन जो है वो सब पे सेम इस तरह हो जाएगा. जिनका जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कम कर सकते हैं उनको कम करना पड़ेगा. और ये इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी था कि प्रोग्रेसिव होनी चाहिए. जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उनको ज़्यादा कर सकें वो ज़्यादा करें, और जो कम कर सकते हैं वो कम करें. यहाँ भी इन्होंने दो हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी का जिक्र किया है, जो उसके करैक्टरिस्टिक्स में डिस्कस होंगे. दो कॉन्सेप्ट्स. हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या है? इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दैट इज पर्सन विद द सेम एबिलिटी टू पे शुड बी मेड टू बेयर द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बर्डन. जितनी उसकी एबिलिटी है उतना उसके पे बर्डन टैक्स का होना चाहिए. हर एक को बराबर ट्रीट किया जाए. जैसे जिसकी एबिलिटी ज़्यादा है उसको उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए. जिसकी एबिलिटी कम है उससे कम ट्रीट किया जाए. अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. अब जिनकी ज़्यादा एबिलिटी है उनसे ज़्यादा लिया जाए, जिनकी कम एबिलिटी है उनसे कम लिया जाए. ये तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी में आ गया. वर्टिकल इक्विटी क्या है? जिनकी सेम एबिलिटी नहीं है उनसे सेम तरीके से ना लिया जाए. ये वर्टिकल इक्विटी, ये इसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके अकॉर्डिंग एबिलिटी टू पे का टैक्सेस लिए जाने चाहिए. कि जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उनसे ज़्यादा ले जाए, जो कम पे कर सकते हैं जो ज़्यादा पे कर सकते हैं. जैसे 10 बंदों की 1 लाख सैलरी है तो 10 बंदों से सेम टैक्स लिया जाए. 10 बंदों की जो है 1000 सैलरी है तो 10 बंदों से सेम टैक्स लिया जाए. और वर्टिकल इक्विटी में है अगर सबकी मुख्तलिफ है तो सबसे मुख्तलिफ टैक्स लिया जाए. तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी आ जाते हैं. इन बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विटी, what exactly do we mean by ability to pay and what are the objectives measure of ability to pay are crucial. Some have explained the ability to pay treating it as a subjective concept. कुछ लोग इसे subjective concept बोलते हैं, कुछ इन्होंने यहाँ डिस्कस किया नीचे इसे बोलते हैं objective concept. जब subjective concept बोलेंगे तो हम चेक करेंगे कितना कोई sacrifice कर रहा है, और जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फिर किसी की किस तरह टैक्स लेना चाहिए, इनकम, वेल्थ और कंजम्पशन को देख के टैक्सेस लेने चाहिए. ये हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस. यहाँ पे हम एबिलिटी टू पे की सब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे. पहले जो ऊपर अभी हमने पैराग्राफ में रीड की, मैंने जल्दी में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोचेस. यहाँ पे उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करते हैं. सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? इन दी सब्जेक्टिव अप्रोच टू टैक्स पेइंग एबिलिटी द कंसेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस अंडरगोन बाय अ पर्सन इन पेइंग टैक्स ऑक्युपाइज अ क्रूशियल प्लेस. क्रूशियल का मतलब अहम होता है. एक्जैक्टली वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मुझे भी आइडिया नहीं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन इसका मतलब अहम होता है कि ये ज़रूरी है, अहम है कि एक पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस करे, टैक्स पे करे. इन पेइंग अ टैक्स अ पर्सन फेस अ पिंच और सफर्स फ्रॉम सम डिसयूटिलिटी. ये हर पर्सन एक्सेप्ट करता है कि जो टैक्स पे करता है उसको डिसयूटिलिटी फील होती है. यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन है. आप लोगों ने ये पहले रीड किया होगा सेटिस्फेक्शन. तो हर नॉर्मल पर्सन जो टैक्स पे करता है वो अनसेटिस्फाई होता है, उसे कुछ ना कुछ बुरा महसूस होता है जब वो टैक्स पे करते हैं. दिस पिंच और दिस यूटिलिटी फेल्ट बाय अ टैक्स पेयर इज दिस सेक्रीफाइस मेड बाय हिम. तो इसको सेक्रीफाइस का नाम दिया गया, कुर्बानी दे रहा है. वो अगर थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो रहा है तो अपने एतमाद की, अपनी सेटिस्फेक्शन की कुर्बानी दे रहा है. इन दिस सब्जेक्टिव अप्रोच एबिलिटी टू पे टैक्स बर्डन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ यूटिलिटी. तो इस जो सब्जेक्टिव अप्रोच है इसमें हम ये सेक्रीफाइस को मेजर करेंगे कि सेक्रीफाइस को कितना करें, टैक्स जो पे कर रहे हैं वो कितना सेक्रीफाइस करें और किस तरीके से सेक्रीफाइस करें. 3 अप्रोचेज उन्होंने यहाँ डिस्कस किए हैं, 3 प्रिंसिपल्स. सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस. इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस वो सेक्रीफाइस है जिसमें हर पर्सन को सेम सेक्रीफाइस करना पड़े. implies that the tax burden in terms of utility sacrifice should be the same for all taxpayers. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पर्सन 10 रुपए ही टैक्स देंगे या सारे 100 रुपए ही टैक्स देंगे. इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जितना अनसेटिस्फाई हो रहा है दूसरा पर्सन भी उतना ही अनसेटिस्फाई होना चाहिए. डिस यूटिलिटी अगर एक पर्सन की उतनी है दूसरे पर्सन की भी डिस यूटिलिटी उतनी ही होनी चाहिए. मतलब उन्हें जो थोड़ा सा वो सेक्रीफाइस दे रहे हैं वो सेक्रीफाइस सेम होना चाहिए. अमाउंट टैक्स की सेम नहीं होना चाहिए, वो सेक्रीफाइस जो फीलिंग है उनकी वो सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे इन्होंने यू जो लिया है यूटिलिटी के लिए लिया है
वाई लिया है वो इनकम के लिए लिया है। तो यहाँ पे छोटी सी क्वेश्चन बनाई है उन्होंने, देखें उन्होंने कहा है कि जो इस प्रिंसिपल में इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस प्रिंसिपल में जो यू वी है यूटिलिटी ऑफ इनकम की वो बराबर होनी चाहिए यूटिलिटी ऑफ इनकम माइनस टैक्सेस। इनकम में से अगर टैक्स माइनस कर दें उसकी सेटिस्फेक्शन और इनकम की सेटिस्फेक्शन, ये दोनों सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए हर पर्सन के लिए। इसके अकॉर्डिंग इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग जो सेक्रीफाइस है उसको कट कर दिया जाए, मतलब वो जो सेक्रीफाइस है उसको कट करके दोनों बराबर हो जाए। जो इनकम के साथ सेटिस्फेक्शन थी और थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने के बाद जो उसके साथ सेटिस्फेक्शन है वो दोनों सेम होने चाहिए इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस में, और सब पर्सन जो है वो इक्वल जो है उस चीज़ को सेक्रीफाइस करें। द टर्म यू वी इम्प्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी ऑफ अ गिवन इनकम वाई एंड यूटिलिटी इम्प्लाइज द टोटल यूटिलिटी ऑफ पोस्ट टैक्स इनकम। जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया यू वाई ये है इनकम की जितनी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, और यू वाई माइनस टी है जो उसे पोस्ट इनकम की उसे यूटिलिटी मिल रही है, मतलब इनकम में से टैक्स निकाल के पोस्ट टैक्स जो है उसकी इनकम है उसकी से जितनी यूटिलिटी मिल रही है यूटिलिटीज सेटिस्फेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। इस नेक्स्ट में इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है इस पैराग्राफ में। देखिए आप कि टैक्स प्रोपोर्शनल है प्रोग्रेसिव है, किस सूरत में प्रोपोर्शनल होगा प्रोग्रेसिव होगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा इसे। उस नेक्स्ट सेक्रीफाइस है इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट एवरी पर्सन शुड बी मेड टू पे so much tax that the sacrifice of utility as a proportion of his income is the same for all taxpayers। किस तरह से यहाँ पे नीचे मैंने इसकी क्वेश्चन लिखी है, ये आप लिखें सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सपेयर ए डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ ए। जितना एक पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है ए पर्सन उसकी जो सेक्रीफाइस है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सपेयर बी उसका जो डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ बी। जितना सेक्रीफाइस बी कर रहा है उसकी इनकम उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जितना सेक्रीफाइस ए कर रहा है उसकी सेक्रीफाइस उसकी इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फिर इन दोनों का सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सेक्रीफाइस जो है एबिलिटी टू पे में सेक्रीफाइस जो है इन दोनों का बराबर होना चाहिए। कुर्बानी जितनी दे रहे हैं ये जितनी डिस यूटिलिटी फील कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन किस तरह बराबर होनी चाहिए ये नीचे उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस में बता दिया है कि प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस होना चाहिए। एक उसका सेक्रीफाइस अपनी इनकम के अकॉर्डिंग हो, बी का सेक्रीफाइस अपनी इनकम के अकॉर्डिंग हो, लेकिन ये दोनों सेक्रीफाइसेस इक्वल हो जाए। अगर बी की इनकम कम है तो उसे कम सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन ए की इनकम ज़्यादा तो उसे इनकम ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन उनके सेक्रीफाइसेस की प्रोपोर्शन बराबर हो जाए। अब प्रोपोर्शन बराबर कैसे, जैसे 100 का 20% 20 है, लेकिन 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% 40 होगा और 100 का 20% 20 होगा। तो अब वैल्यू सेम नहीं है। अब ए वाली साइड पे अगर आप 40 को रख दें, इसकी टैक्स इनकम इसकी थी 200 और इसका 20% उसने पे कर दिया, उसका 20% सेक्रीफाइस था, पर यहाँ पे उसकी परसेंटेज निकलेगी प्रोपोर्शन दोनों ने। अब यहाँ पे अगर रखा जाए दोनों साइडों पे 20% इज इक्वल टू 20% आएगा, लेकिन बी की इनकम 100 थी इसलिए उसका टैक्स जो है वो 100 होगा, सॉरी 20 होगा, और ए की इनकम 200 थी उसका टैक्स जो होगा वो 40 होगा। तो यहाँ पे लेकिन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस है, दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा 20% इज इक्वल टू 20%, यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में इनको सेक्रीफाइस आ जाएगा। फिर इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टैक्स बर्डन शुड बी so apportioned among various individuals that marginal sacrifice of utility of each person paying the tax should be same। marginal sacrifice उनका सेम होना चाहिए। marginal sacrifice क्या है, जैसे एक marginal का हमने कंसेप्ट पहले पढ़ा था, हर एडिशनल यूनिट के बदले से जितना करना पड़े। marginal का कंसेप्ट आप लोगों ने स्टार्ट में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो marginal है जितना उन्हें एक्स्ट्रा करना पड़े, जैसे 100 इनकम है दो लोगों की, तो 100 उनके दोनों की जितना टैक्स पे करेंगे, एक की 100 है एक की 200 है, जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं पहले जो भी कर रहे हैं, लेकिन मार्जिनल सेम होना चाहिए। मार्जिनल सेक्रीफाइस मतलब कि अगर 100 वाले की इनकम 20 बढ़ गई है तो उसे 2 रुपये टैक्स देना पड़े, अगर 200 वाले की इनकम 30 बढ़ गई है तो उसे 3 टैक्स देना पड़े, मतलब उनका मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो सेम होना चाहिए। पहले उसकी इनकम बेशक 200 थी, लेकिन अगर उसकी अब 20 रुपये इनकम बढ़ गई है, पहले उसकी 200 थी, अब पर्सन ए की इनकम पहले 200 थी, अब उसकी 20 रुपये बढ़ गई है, 220 रुपये इनकम हो गई है, तो उसका मार्जिनल जो बढ़ने के बाद 20 इनकम बढ़ने के बाद उस इनकम बढ़ी हुई में से टैक्स 2 है। इस तरह जिसकी इनकम 100 थी उसकी 20 बढ़ गई है, उसकी इनकम 120 हो गई, बी पर्सन की इनकम 120 हो गई,
तो जो बी पर्सन है वो 20 में से जो 2 टैक्स पे कर रहा है, तो वो मार्जिनल जो उसका सेक्रीफाइस है, मार्जिनल सेक्रीफाइस दोनों का 2-2 है, वो मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है, मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ यूटिलिटी should be the same. This approach seeks to minimize the aggregate sacrifice of the society as a whole. ये कहते हैं ऐसी अप्रोच है जो एग्रीगेट सेक्रीफाइस को कम से कम कर देती है। When all persons pay so much tax that their marginal sacrifice of utility is the same, the loss of utility, total utility by the society will be minimum. तो जो टोटल यूटिलिटी है वो मिनिमम, उसका लॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और टोटल यूटिलिटी का जो लॉस हो जाएगा मतलब डिस यूटिलिटी है वो मिनिमम हो जाएगी और यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इस सूरत में अगर सबका मार्जिनल सेक्रीफाइस सेम हो तो। Thus, the principle of equal marginal sacrifice looks at the problem of dividing the tax burden from the point of view of welfare of the whole society. जो इसका बर्डन है वो इस तरह डिवाइड हो जाएगा कि पूरी जो सोशल वेलफेयर में इजाफा हो जाएगा। जैसे भी मैंने डिस्कस किया, मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर होगा तो जो डिसयूटिलिटी है वो कम से कम हो जाएगी और यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो सोशल वेलफेयर है इकोनॉमी में वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, नेक्स्ट है दिस प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड अमंग अदर्स बाय, इन लोगों ने इस प्रिंसिपल को, जो थर्ड प्रिंसिपल है, इसको डिस्कस किया था। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, सारी तकरीबन सेम डिस्कशन की हुई है सेम टॉपिक्स पे कि जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो उसकी सेक्रीफाइस है वो मिनिमम हो जाएगा। सारी उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। फर्दर इट इज alleged there is no definite evidence that marginal utility of a money income falls as income decreases. ये किसी ने एतराज़ किया है इस पे कि ऐसा नहीं होता कि मार्जिनल यूटिलिटी इनकम की जो है वो कम होती जाए। मार्जिनल यूटिलिटी अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक कोई पर्सन एक गिलास, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर कोई पर्सन एक गिलास पानी पीता है, सपोज करें उसकी यूटिलिटी 10 है, उसकी सेटिस्फेक्शन 10 है, उसे 10/10 सेटिस्फेक्शन मिली है उसे, लेकिन जब उसकी प्यास कुछ ना कुछ बुझ गई है, उसने एक गिलास पानी पी लिया, तो सेकंड गिलास के लिए उसकी यूटिलिटी 10 से कम होकर 8 रह जाएगी, फिर उसकी यूटिलिटी उससे भी कम होकर 6 रह जाएगी। जब वो इतना पानी पी लेगा कि वो फुल हो चुका है, अब उसे मजीद गुंजाइश नहीं है पानी पीने की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है, मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो जाती है। उसके बाद मजीद उसे पानी पिलाया जाए तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब उसे गुंजाइश नहीं थी और उसका वो अपना फुल सेटिस्फाई हो चुका था, वो अब अपनी लिमिट पे था, तो उसे अगर मजीद पानी पिलाया जाएगा तो वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का यही कंसेप्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लेकिन मनी की सूरत में ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों ने एतराज़ किया इस थ्योरी पे, जो ये सेक्रीफाइस थ्योरी थी, जो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बराबर कर लें उनकी, मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होगी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मनी है उसका लालच जो है वो कभी किसी पर्सन के लिए कम नहीं होता। जिस पर्सन के पास ज़्यादा पैसा आ जाए उसका लालच उस पैसे के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ लोगों ने एतराज़ात किए थे, लेकिन इसको फिर डिनाई किया। जिस पर्सन ने ये थ्योरी दी थी उन्होंने फिर इन ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट बोला कि ये फिर भी वैलिड है ये थ्योरी, और इसको हम सही तरीके से लेके चलें और उसके ऑब्जर्वेशंस को क्लियरली हम इंडिकेट करें तो ये थ्योरी फिर भी वैलिड है। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम आ रहे हैं एबिलिटी टू पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अंडर ऑब्जेक्टिव अप्रोच अ मैन्स फैकल्टी टू पे मे बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू, कि एक पर्सन की एबिलिटी किस तरह चेक करनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, कि वो टैक्स कितना पे कर सकता है, कंजम्पशन से, प्रॉपर्टी से, इनकम से। एक पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन एज अ क्राइटेरियन ऑफ एबिलिटी टू पे। इसका मतलब ये था कि जितना पर्सन एक कंज्यूम करेगा, जितना अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, बंदे उस तरह आइडिया हो जाएगा कि एक पर्सन की कितनी एबिलिटी है पे करने की। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर वो कम कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके पास पैसे कम है, वो कम कंज्यूम कर रहा है तो उसकी एबिलिटी टैक्स पे करने की कम है। लेकिन इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, बट इट इज़ नॉट अ साउंड क्राइटेरियन बिकॉज कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ स्टेट बाय द पुअर इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स। जो गरीब हैं वो तो अपने जितने उनके ज़राए हैं सारे लगा देंगे खर्च करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। जो गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं होंगे तो वो जितने अपने हर मुमकिन ज़राए लगा के अपने फ़र्ज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन जो अमीर होगा ज़रूरी नहीं है वो अपने सारे रिसोर्सेज को कंजम्पशन पे लगाए, वो अपनी सेविंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह ये अप्रोच भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि इसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते।
सेकेंड अप्रोच है द अमाउंट ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ एंड अकोमुलेटेड प्रॉपर्टी इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ एबिलिटी टू पे। कुछ लोगों ने कहा है कि प्रॉपर्टी जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू उसको लेना चाहिए एबिलिटी टू पे चेक करने के लिए कि एक पर्सन कितना कैपेबल है उसके लिए टैक्स पे करने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी और वेल्थ को भी हम इस तरह नहीं ले सकते, क्योंकि but property also cannot be a fair basis of taxation. Properties of same size and description may not yield the same amount of income. वो कह रहे हैं कि ये किस तरह प्रॉपर्टी जो है वो नहीं सही रहती टैक्सबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे लोग इनकम नहीं कमा रहे होते। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी से इनकम कमाई जा रही है कौन सी नहीं। बहुत सारे लोगों की शॉप्स हैं लेकिन कुछ लोगों की वो किराए पे दी होती है, कुछ लोगों की पे नहीं दी होती। तो जिन लोग इससे इनकम कमा रहे हैं वो तो अपनी उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। जो लोग उनसे इनकम नहीं कमा रहे, जैसे लैंड है उस पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने उसे ठेके पे दिया होता है या फिर उसे वैसे ही काश्त कर रहे होते हैं, तो वो उस पर तो टैक्स कमा सकते हैं। लेकिन जो जिनकी वो एक्स्ट्रा पड़ी है सिर्फ प्रॉपर्टी के फॉर्म में, वो उस पर टैक्स कैसे पे कर सकते हैं जब उन्हें उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम ही नहीं मिल रही। तो ये भी एक बहुत अथेंटिक वे नहीं है। फिर एक थर्ड इन्होंने डिस्कस किया इनकम। ये इन्होंने बेस्ट अपनी तरफ से अप्रोच दिया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कि एबिलिटी टू पे इनकम के थ्रू चेक की जा सकती है कि पर्सन की कितनी इनकम है। लेकिन यहाँ भी एक ड्रॉबैक है कि पीपल जो है वो अपनी इनकम और प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो ये भी क्राइटेरियन में कुछ ना कुछ अनसेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है कि हम कंजम्पशन, प्रॉपर्टी और इनकम के थ्रू हम जो टैक्सेस हैं उनकी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई पर्सन कितना